अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू दिस ORCC। बेटा आज हम 11th क्लास का और एक चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द लेक्चर नंबर 11 ऑफ योर ORCC पार्ट 11। तो इसको हम बेटा आज ले लेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जो आने वाले हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनको हम बेटा सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा है कि हमें डिफाइन करना है, क्या करना है, कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। जैसे सिस्टम है, सराउंडिंग्स और टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है, इनको हमें एक्सप्लेन थोड़ा करना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लाइकवाइज आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इंथैल्पी के टाइप्स, कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, उस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनको हमें डिफाइन करना है। सो पहली चीज जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो हम सीखेंगे बेटा कि सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे। देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी में आप याद रखेंगे जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स होता है कॉम्बिनेशन दो चीजों का। एक तो होता है बेटा सिस्टम और दूसरा होता है बेटा सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स का ये कॉम्बिनेशन होता है यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स जो सारा यूनिवर्स है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो सिस्टम है और दूसरा क्या बेटा, सराउंडिंग्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में जो एक पार्ट आता है वो आता है सिस्टम। सिस्टम हम किसको कहेंगे? सिस्टम हम यूनिवर्स के उस वाले पार्ट को कहते हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, जिसका आप एनर्जी चेंज देख रहे हैं, वो वाला पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड द सिस्टम। उसके अलावा यूनिवर्स का जो भी पार्ट बचेगा सिस्टम को छोड़ के, उस सारे पार्ट को हम नाम बोलते हैं बेटा सराउंडिंग्स। तो मैं पहले सिस्टम डिफाइन करूंगा। सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम होता है बेटा पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा उस पार्ट को हम नाम कहते हैं बेटा सिस्टम। उसको कहा जाता है नाम सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर एक्सपेरिमेंटेशन। सराउंडिंग किसको बोलते हैं? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विदाउट सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विदाउट सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विदाउट सिस्टम। यूनिवर्स को छोड़ के जो पार्ट बनेगा उस पार्ट को हम नाम कहते हैं सिस्टम में। सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट बनेगा उस पार्ट ऑफ यूनिवर्स को हम नाम कहते हैं बेटा सराउंडिंग्स। तो सिंपल सी एक बेसिक सी बात है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं दैट बिकम्स द सिस्टम, और जो उस सिस्टम के अलावा जो पार्ट यूनिवर्स कराएगा उसको हम नाम कहते हैं सराउंडिंग्स। अब जो सिस्टम और सराउंडिंग्स होते हैं, लेट्स एज्यूम कि ये हमारा यूनिवर्स है। लेट्स एज्यूम कि ये जो मैंने स्क्वायर बना लिया, ये स्क्वायर जो है बेटा ये यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स के अंदर हम एक पार्ट ले लेंगे जिसको हम नाम बोलेंगे बेटा सिस्टम। लेट्स एज्यूम कि यूनिवर्स के अंदर ये हमने एक पार्ट ले लिया जिस पार्ट को हम नाम कहेंगे बेटा सिस्टम। लेट्स एज्यूम कि हमारा सिस्टम है, इसको मैं बोलूंगा बेटा सिस्टम, और सिस्टम के बाहर जो है उसको हम नाम कहेंगे बेटा सराउंडिंग। तो ये बाहर वाला पार्ट जो है इसको मैं नाम कहूंगा सराउंडिंग, और पूरा जो सिस्टम और सराउंडिंग मिला के उनको यूनिवर्स कहेंगे। अब ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है इनके बीच में एक ऐसा पार्ट होगा जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को अलग अलग करेगा। वो कोई भी चीज, एनीथिंग दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स, उसको नाम कहते हैं बेटा बाउंड्री। तो ये वाला जो लाइन है, ऊपर वाला लाइन सिस्टम का, उसको मैं नाम कहूंगा बेटा बाउंड्री। बाउंड्री क्या कहते हैं? एनीथिंग दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स, एनीथिंग दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स, दैट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स, सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करेगा बेटा, सेपरेट करेगा, उसको हम नाम कहेंगे बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री होगी, ये इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बस दो टाइप्स आप याद रखना। एक तो होता है कंडक्टिंग बाउंड्री, दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। कंडक्टिंग बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिसके थ्रू हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा। नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री वो होती है जिसके थ्रू हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग जो होंगे ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कैन एक्सचेंज एनर्जी, इनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। और ये एनर्जी एक्सचेंज जो होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ये दो तरीके से होगा। देयर आर टू वेज। एक तरीका है या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। उसका क्या मतलब है? सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा या सराउंडिंग सिस्टम को एनर्जी देगा। दिस इज एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। या तो सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी एक्सचेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और वर्क की फॉर्म में हम लिखेंगे W।
या तो सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा तो उसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, या तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा उसको हम नेगेटिव साइन लेते हैं। जब सिस्टम खुद वर्क करेगा साइन लेते हैं हम नेगेटिव, जब सिस्टम पे वर्क होगा, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा, तब हम उसको लेते हैं पॉजिटिव। तो दो चीजें आप याद रखेंगे बेटा इसमें, कि जो वर्क होगा, अगर मैं लिखूंगा बेटा माइनस डब्ल्यू को हम नाम कहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम को हम लेते हैं नेगेटिव, माइनस डब्ल्यू इज वर्क डन बाय सिस्टम। प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। लाइकवाइज हीट एनर्जी के दो नोटेशंस आएंगे। अगर प्लस क्या होगा, इट मींस हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो उसको हम लिखेंगे प्लस क्यू। अगर हम माइनस क्यू लिखेंगे, इट्स हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय सिस्टम। जो सिस्टम लूज करेगा एनर्जी उसको हम लिखेंगे बेटा माइनस क्यू। तो सिस्टम और सराउंडिंग अपने आपस में एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं इन टू वेज, या तो हीट एनर्जी की फॉर्म में या तो वर्क की फॉर्म में। और नोटेशन क्या आएगा, साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब हमें जो उसमें पूछा और एक चीज, सिस्टम सराउंडिंग्स, थोड़ा बाउंड्री का भी बता दिया, उसके बाद बोला टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, वो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आप याद रखेंगे। वो सिस्टम्स के क्या टाइप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। वो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम्स के तीन टाइप्स होते हैं। पहला एक सिस्टम ऐसा होता है जिसको हम नाम कहते हैं बेटा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इसको नाम कहते हैं। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम वो एक सिस्टम होता है जो सराउंडिंग के साथ मैटर का एक्सचेंज भी करेगा और एनर्जी का एक्सचेंज भी करेगा। सिस्टम दैट एक्सचेंज बोथ, सिस्टम दैट एक्सचेंज बोथ, ये वाला सिस्टम क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग्स, मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग्स। जो सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ मैटर भी एक्सचेंज करेगा और एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा, ऐसे सिस्टम को हम नाम कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने लिया हॉट ग्लास ऑफ वाटर, या आप ऐसे लिखो बेटा, मैं इसको लिखूंगा हॉट वाटर इन ए हॉट वाटर इन ग्लास, हॉट वाटर इन ग्लास। अगर मैं एक गिलास में रखूंगा गर्म पानी, मान लो ये हमारा कंटेनर है, लेट्स अज्यूम कि ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है, ये इसका ओपन साइड है। मैंने इस कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल वाटर रख दिया, ये वाटर मैंने इसमें रख दिया। बताइए अगर गर्म पानी होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा, तो ये क्या करेगा, गर्म पानी इसमें वेपर निकलेगा और वो सराउंडिंग्स में जाएगा। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर एक्सचेंज हो रहा है। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ से भी एनर्जी लूज हो जाएगी, और ये जो बाउंड्री होगी इसकी बाउंड्री ये कंडक्टिंग है, और यहाँ से भी एनर्जी लूज हो जाएगी। आपने किसी कंटेनर में गिलास में आपने गर्म पानी रख दिया, उस गर्म पानी से वेपर निकलेगा, वो सराउंडिंग में जाएगा। इसका मतलब मैटर एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। नंबर सेकंड, जो गिलास जो होगा उसका जो वॉल होगा वो कंडक्टिंग वॉल है, वहां से भी एनर्जी निकलेगी, वो सराउंडिंग में जाएगी। उसके अलावा जो ये ओपन सरफेस यहाँ से होगा, जहाँ से ओपन है, गिलास ओपन है, वहां से भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ऐसे सिस्टम को हम नाम बोलेंगे बेटा ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है जिसको हम नाम कहते हैं बेटा क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है जिसको क्या नाम कहते हैं बेटा, क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम किस सिस्टम को कहते हैं, आपने एक कंटेनर में एक सबस्टेंस रख दिया, लेकिन जो कंटेनर है उसको आपने सील कर लिया, हर एक तरफ से बंद कर लिया। अब मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन जो उसकी बाउंड्री होगी वो कंडक्टिंग होगी। तो अगर बाउंड्री कंडक्टिंग है, वहां से एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो ऐसा एक सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ऐसे वाले सिस्टम को हम नाम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या करेगा, एक्सचेंज एनर्जी, ये एक्सचेंज करेगा एनर्जी, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, मैटर विद सराउंडिंग्स। ये एक्सचेंज तो एनर्जी करेगा, लेकिन ये एनर्जी एक्सचेंज तो करेगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं करेगा। इसका एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ऐसे रखेंगे बेटा हॉट वाटर हम लेंगे इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इन अ क्लोज्ड कंटेनर। हम हॉट वाटर लेंगे लेकिन जिस कंटेनर में रखेंगे उसको क्लोज करेंगे। क्लोज का दूसरा टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सील्ड कंटेनर, एक सील्ड कंटेनर होगा। एग्जाम्पल ऐसे लेंगे बेटा,
ये कंटेनर है, ये इसका ओपन साइड है। अब मैं इसके अंदर वाटर रख दूंगा, इसके अंदर मैंने वाटर रख दिया और हॉट वाटर रख दिया। अगर हॉट वाटर रख दिया, जो ऊपर से कंटेनर है इसको हम बंद करेंगे, ये सील करेंगे, यहाँ से बिल्कुल बंद करेंगे, तो यहाँ से अब मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन जो सिस्टम होगा, सिस्टम क्या करेगा, इस सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज करेगा। सिस्टम एनर्जी, अगर ये गर्म होगा अंदर वाटर, तो ये एनर्जी लूज करेगा टू द सराउंडिंग्स, तो इस सिस्टम अपनी एनर्जी को लूज करेगा, वो सराउंडिंग को देगा। ऐसा सिस्टम जो मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग्स, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम क्लोज सिस्टम। और इसकी जो बाउंड्री होगी वो कंडक्टिंग बाउंड्री होगी। यहाँ पे बाउंड्री का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक साइड में ओपन है, यहाँ पे हर एक साइड से क्लोज है, बाउंड्री का कंडक्टिंग होना जरूरी है। तो ये तो हो गए दो सिस्टम्स, कौन सा, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। देखिए थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है उसको हम नाम कहते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम उसको नाम कहते हैं। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम किस सिस्टम को नाम बोला जाएगा? आइसोलेटेड वो एक सिस्टम होता है जो सराउंडिंग के साथ ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा, ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज, ना तो मैटर का एक्सचेंज। ऐसे सिस्टम को हम नाम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर, क्या कहेगा बेटा ये वाला सिस्टम, नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी, नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी, नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग्स। ना तो मैटर ही एक्सचेंज करेगा, ना तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग्स। ऐसे वाले सिस्टम को हम नाम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड का सिस्टम का हम क्या लेंगे बेटा, हम एक फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम कि मैंने एक फ्लास्क ले लिया, और ये जो फ्लास्क में ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ बेटा कोई थर्मोस फ्लास्क। मान लो बेटा ये हमारा एक फ्लास्क है, और ये जो फ्लास्क है इट इज अ थर्मोस फ्लास्क। तो ये मैंने एक थर्मोस फ्लास्क ले लिया। इस थर्मोस फ्लास्क की जो ये वाली बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है ना बेटा, यहाँ से ये है बेटा एडियाबैटिक वॉल। ये ऐसे याद रखो कि ये बाउंड्री जो है ये इंसुलेटेड बाउंड्री है, ये थर्मली इंसुलेटेड है, इससे हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। और इसी कंटेनर के अंदर मैं कोई रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये जो मेरा सिस्टम हो गया, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना लेंगे। मैंने कोई सबस्टेंस लिया, उसको सिस्टम के अंदर रख दिया ना, उसको मैंने कंटेनर के अंदर रख दिया। कंटेनर जो है वो सील्ड है, कंटेनर जो है वो सील्ड भी है, और उसके अलावा जो कंटेनर की बाउंड्री है वो इंसुलेटेड भी है। अगर कोई कंटेनर सील्ड भी होगा और उसकी बाउंड्री इंसुलेटेड भी होगी, तब उस कंटेनर में या उस असेंबली में ना तो सिस्टम मैटर एनर्जी एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग्स, ना एनर्जी करेगा एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। तब ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या नाम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और हम ये मान सकते हैं कि जो थर्मोस फ्लास्क होता है उसको हम मान सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हालांकि परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं होता है, लेकिन इसको मान सकते हैं। सील्ड है, इंसुलेटेड है, तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज जो होगा वो नहीं होगा, तो क्यू का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा। दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हमने बताए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। पहले वाले में मैटर भी एक्सचेंज, एनर्जी भी एक्सचेंज। दूसरे वाले में मैटर एक्सचेंज नहीं, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। थर्ड वाले में क्या होगा, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। जो कंटेनर होगा वो सील्ड भी होगा, और बाउंड्री जो होगी वो इंसुलेटेड होगी, एडियाबैटिक बाउंड्री होगी, हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें डिस्कस करना था बेटा कौन कौन सा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो पार्ट 2 बनेगा वो हमें सीखना बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किन को कहते हैं। तो हमें 2 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड दूसरा हमें पढ़ना है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किस प्रॉपर्टी को नाम बोलेंगे, और दूसरा हमें पढ़ना है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव किन को कहेंगे हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए बेटा पहले हम सीखेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक सिस्टम के वो वाले प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में कितना होगा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना होगा, उसके मोल्स कितने होंगे, उसके ग्राम्स कितने होंगे। अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी एक सिस्टम की जो डिपेंड करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, अमाउंट, मास, मोल्स पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को हम नाम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द, जो डिपेंड करेंगे किस पे डिपेंड करेंगे, दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ
on the number of moles of substance, on the number of moles of substance present in the system, substance in the system. आप moles की जगह लिख सकते हैं amount of substance present in the system, उसको भी हम नाम कहते हैं बेटा कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको नाम कहते हैं। अब ऐसी प्रॉपर्टीज कौन से हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसमें एग्जांपल याद रखेंगे बेटा, एग्जांपल आएगा एक तो मास जो होता है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके बाद याद रखेंगे बेटा एनर्जी, उसके बाद याद रखेंगे मास, एनर्जी एंड वॉल्यूम। मास, एनर्जी और वॉल्यूम जो होते हैं ये तीनों होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास, एनर्जी एंड वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सरफेस एरिया और एक प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में नहीं चाहिए, हमें यही तीन चाहिए। मास, एनर्जी एंड वॉल्यूम जो होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें कौन से एनर्जी, तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, इसमें कौन कौन सा एनर्जी आएगा मैं याद रखूंगा बेटा, पहले याद रखना इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को या तो यू से दिखाते हैं या तो ई से दिखाते हैं। इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड याद रखेंगे बेटा एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम बेटा दिखाते हैं एच से, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा याद रखना बेटा एंट्रोपी। एंट्रोपी जो होता है उसको एस से दिखाते हैं, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर फोर इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी जी से दिखाते हैं, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखना नेक्स्ट हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो होता है वो भी उसको हम सी से दिखाते हैं, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास, वॉल्यूम आपको पता ही है, उसके अलावा ये वाले एग्जांपल्स भी याद रख लेना। तो ये प्रॉपर्टीज होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब दूसरा टर्म जो हमारा है वो कौन सा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका वैल्यू मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा, मोल्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्वांटिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम नाम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द, जो डिपेंड नहीं करते हैं किस पे, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस, ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस। देखिए जितने मोल्स ज्यादा होंगे उतना मास भी ज्यादा होगा, उतना क्वांटिटी अमाउंट ज्यादा होगा। तो मोल्स ऑफ सबस्टेंस इन द सिस्टम, मोल्स ऑफ सबस्टेंस इन द सिस्टम, ये वाले प्रॉपर्टीज जो होते हैं इन प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम कहते हैं बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू मास, अमाउंट, मोल्स, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल याद रखना बेटा, प्रेशर याद रखना, प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइकवाइज याद रखेंगे आप बेटा टेम्परेचर, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइकवाइज याद रखेंगे बेटा डेंसिटी, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज रखना, यहाँ पे मैंने एनर्जीज के नाम लिखे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। अगर मैं इन टर्म्स को पहले टर्म लिखूंगा मोलर, जैसे मैं पहला वाला टर्म लिखूंगा मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी, जितने भी मोलर क्वांटिटीज होते हैं वो सारे क्वांटिटीज जो होते हैं दे आर इंटेंसिव। तो मैं इन्हीं को पहले मोलर लिख सकता हूं और ये इंटेंसिव अपने आप बनेंगे, क्योंकि मोलर में मास आपने फिक्स कर दिया 1 मोल, दैट क्वांटिटी बिकम्स इंटेंसिव। तो मैं इसके जगह लिख सकता हूं ऑल मोलर क्वांटिटीज, सारे मोलर क्वांटिटीज जो होंगे वो क्या बनेंगे बेटा, ऑल मोलर क्वांटिटीज जो होंगे वो बनेंगे बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सारे मोलर क्वांटिटीज जो होंगे वो इंटेंसिव बनेंगे, इनको पहले मोलर लगा दो तो सारे इंटेंसिव बनेंगे। उसके अलावा याद रखना कभी कभार हम इनके आगे स्पेसिफिक भी लगाते हैं, जैसे हीट कैपेसिटी है मैं इसको लिखूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैंने स्पेसिफिक लिखा इट इज इंटेंसिव, अगर मैंने मोलर लिखा इट इज इंटेंसिव। लेकिन अगर मैं खाली लिखूंगा हीट कैपेसिटी इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मैं लिखूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे वो भी क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो याद रखना एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, वो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। उसके अलावा ऑल मोलर क्वांटिटीज जो होते हैं वो इंटेंसिव होते हैं, और उसके अलावा याद रखना अगर कहीं पे स्पेसिफिक आप लिखोगे वो भी बनेगा इंटेंसिव। मैं थोड़े से और क्वांटिटीज का नाम बताऊंगा, जैसे आप लिखते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा पीएच आपने पढ़ा है बेटा, पीएच भी होता है कौन सा, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइकवाइज आप पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होता है वो भी होता है कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और भी बहुत सारे हैं बट दीज आर अ फ्यू ऑफ प्रॉपर्टीज जो आपको लिखने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, विच आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब और एक बात इनके बारे में, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में,
जो ये वाले प्रॉपर्टीज होते हैं बेटा इंटेंसिव वाले, एक्सटेंसिव वाले प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट लिखेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं दे आर एडिटिव इन नेचर, इनका नेचर होता है एडिटिव इन नेचर, इनका नेचर होता है एडिटिव। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं इनका नेचर होता है नॉन एडिटिव, ये होता है नॉन एडिटिव। आप एडिशन जो कर सकते हैं वो किनका कर सकते हैं, एक्सटेंसिव, लेकिन इंटेंसिव का आप ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटेंसिव वाले प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनका नेचर ही होता है नॉन एडिटिव। आप एक गिलास में पानी लेंगे, दूसरे गिलास में पानी लेंगे, दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री और 10 डिग्री है और दोनों का मास मान लो 10 ग्राम 10 ग्राम है। आप इन दोनों को कंबाइन करके 20 डिग्री टेम्परेचर नहीं बना सकते हैं, वो 10 ही रहेगा। लेकिन मास 10 ग्राम था, मास 20 बनेगा। तो मास जो है वो एक्सटेंसिव, वो एडिटिव है, लेकिन टेम्परेचर एडिटिव नहीं होता है। तो याद रखेंगे ये एडिटिव नॉन एडिटिव होते हैं, दीज आर एडिटिव इन नेचर। और एक वाला पॉइंट याद रखेंगे, अगर आप कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लेंगे उनका रेशो लेंगे आप। तो मैंने यहाँ पे लिया बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 1, पहली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई, दूसरा लिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 2। अगर मैं कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लूंगा उनका रेशो जो होगा वो ऑलवेज निकलेगा बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेंसिटी। अगर मैं लूंगा मास, उसको डिवाइड करूंगा बेटा वॉल्यूम से, मास अपॉन वॉल्यूम जो होगा वो देगा बेटा डेंसिटी। जरा अब देखिए मास जो होता है, मास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव, ये होता है एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। लेकिन डेंसिटी जो होता है ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इंटेंसिव। तो ये आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में याद रखेंगे, ये हमें लिखना होगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। सुनिए बेटा अब क्या है, तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस क्या होता है, देख लेते हैं बेटा स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। नंबर 3 लेते हैं बेटा स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। तो हम लेंगे बेटा स्टेट फंक्शंस पहले, स्टेट फंक्शंस। अब ये स्टेट फंक्शंस क्या होता है, स्टेट फंक्शंस वो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका वैल्यू डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। जब आप एक सिस्टम को कोई प्रोसेस कराओगे, कोई प्रोसेस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम को लिया इनिशियल स्टेट में, मैंने कोई सिस्टम लिया इनिशियल स्टेट है उसका, ये मैंने कोई सिस्टम लिया इन इनिशियल स्टेट, ये लिया मैंने इनिशियल स्टेट में। इस सिस्टम को मैंने एक प्रोसेस करवाया। अब प्रोसेस करवाया उसके बाद मैं इसको लेके गया इस सिस्टम को किस स्टेट में, फाइनल स्टेट में। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट ये चला गया। अब जो मैंने प्रोसेस करवाया वो प्रोसेस मैंने क्या करवाया, या तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाया, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे, या तो कोई साइक्लिक प्रोसेस करवाया। तो मैंने किसी कंडीशन में इसका कोई प्रोसेस किया, जो मैंने कंडीशन लिया वो उसका पाथ है। जैसे टेम्परेचर मैंने कंडीशन लिया, इसका पाथ बनेगा आइसोथर्मल। प्रेशर मैंने कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया तो प्रोसेस आइसोथर्मल। प्रेशर कांस्टेंट लिया, प्रोसेस आइसोबारिक। वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, आइसोकोरिक लिया। सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने दिया, प्रोसेस एडियाबैटिक। तो जो मैं प्रोसेस कराऊंगा, जो ये वाली प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होगा, ये वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका वैल्यू इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि प्रोसेस में पाथ आपने क्या फॉलो किया, नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम और किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ऐसे सारे प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम कहते हैं बेटा, स्टेट फंक्शंस। तो मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depend only on the initial and final states of system. Properties of system which depend only on the initial and final states of system. Initial and final states of system. Initial and final states of system. एक सिस्टम के वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ डिपेंड करेंगे इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम और किस पे, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम नाम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। अब जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, जो भी स्टेट फंक्शन होगा, इसके क्या एग्जांपल्स आएंगे बेटा, इसके एग्जांपल याद रखना। स्टेट फंक्शन के क्या एग्जांपल्स आएंगे, आप 4 एग्जांपल इसमें जरूर याद रखेंगे। आप याद रखेंगे बेटा U इज इंटरनल एनर्जी, कामा H इज एंथैल्पी, S इज एंट्रोपी और G होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये होते हैं कौन से फंक्शंस बेटा, स्टेट फंक्शंस। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर जो होते हैं वो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं, वो याद रखना बेटा। लेकिन आप एग्जांपल में ये 4 लिख लेना, U इज इंटरनल एनर्जी, H इज एंथैल्पी, S इज एंट्रोपी और G क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब उसके अलावा और एक चीज याद रखेंगे, अगर आप किसी भी प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का निकालेंगे चेंज, मैं लिखूंगा डेल एस एफ।
जब हम किसी प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन नहीं निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, हम निकालते हैं चेंज, डेल एस एफ। डेल एस एफ इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन किसके बराबर होगा, कितना होगा, स्टेट फंक्शन का वैल्यू, स्टेट फंक्शन, मगर यहां पे लिखेंगे फाइनल, माइनस करेंगे बेटा स्टेट फंक्शन, लेकिन यहां पे लिखेंगे इनिशियल। फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ये देखिए बेटा, अगर आपको किसी प्रोसेस में निकालना है डेल टी, डेल टी मींस चेंज इन टेम्परेचर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू T2 which is final temperature minus T1 which is initial temperature। अगर आपको निकालना होगा बेटा डेल यू, डेल यू किसके बराबर आएगा, U2 which is final internal energy minus U1। अगर आपको डेल एच निकालना होगा, डेल एच किसके बराबर आएगा, U डेल एच विल बी इक्वल टू H2, H2 मींस H फाइनल माइनस क्या करोगे आप बेटा, H इनिशियल। तो ऐसे आप ऑलवेज निकालेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। और जब भी हम स्टेट फंक्शन को डिनोट करते हैं, we always denote state functions with capital letters। तो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ये होते हैं बेटा स्टेट फंक्शंस। अब दूसरा जो फंक्शन बनेगा उसको हम क्या फंक्शन बोलेंगे बेटा, पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, लिख लेंगे बेटा यहां पे, पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं। देखिए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको हम नाम बोलेंगे बेटा पाथ फंक्शन। देखो पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन वो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, पाथ फंक्शन सिस्टम के वो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कि जब सिस्टम इनिशियल से कहां गया, इनिशियल से फाइनल स्टेट में, तो उसको आपने किस पाथ से करवाया, वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पे इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। क्या आपने आइसोथर्मल पाथ लिया, एडियाबैटिक पाथ लिया, साइक्लिक पाथ बनाया आपने, या आपने आइसोकोरिक पाथ लिया, आइसोबारिक पाथ लिया, तो पाथ पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस किस टाइप का हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे इन फंक्शंस को हम नाम कहते हैं बेटा पाथ फंक्शंस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम जो डिपेंड करेंगे, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, properties that depend on the path followed by a system, that depend on the path followed, on the path followed by a system during a process, path followed by a system during a process, by a system during a process। ऐसे फंक्शंस को हम क्या नाम कहते हैं बेटा, पाथ फंक्शंस ऐसे को नाम बोलते हैं। और इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे, इसमें दो एग्जांपल्स याद रखना, एक तो हीट याद रखना, हीट को हम क्यू से लिखाते हैं, एंड डब्ल्यू वर्क। हीट एंड वर्क जो होते हैं ये दोनों कौन से फंक्शंस होते हैं, दीज आर पाथ फंक्शंस। बेटा बात समझ में आई, तो हीट एंड वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शंस होते हैं, इनका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं पाथ फंक्शंस का, लेकिन स्टेट फंक्शंस का हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते हैं, इनका हम ऑलवेज निकालते हैं change in the value of state functions। तो आई होप दिस इज क्लियर, स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। उसके अलावा अगर आपको कभी ये ऑब्जेक्टिव आए, मान लो आपको ये एमसीक्यू आया और एक सवाल कहा गया कि क्यू प्लस डब्ल्यू बताओ क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू मतलब दोनों का सम, क्यू भी पाथ फंक्शन, क्यू भी पाथ फंक्शन, डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन, इन दोनों का सम जो होगा वो याद रखना, वो होता है बेटा स्टेट फंक्शन। ये एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम प्रूव कर सकते हैं। अभी आगे एक टॉपिक है हमारा शायद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे मैं बताऊंगा क्यू प्लस डब्ल्यू जो होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो अगर स्टेट फंक्शन का आपको बोला जाएगा व्हाट इज क्यू, पाथ फंक्शन, व्हाट इज डब्ल्यू, पाथ फंक्शन, व्हाट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्योंकि क्यू प्लस डब्ल्यू जो होता है इसका वैल्यू जो होता है बेटा दैट्स इक्वल टू डेल यू, डेल यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हिच इज अ स्टेट फंक्शन। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये होगा हमारा स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन। देखिए बेटा यहाँ पे हमारा सवाल जो था वो था स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, तो स्टेट एंड पाथ फंक्शंस हो गया। इसके बाद हमें और लिखा है एक टर्म दैट्स आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस किसको हम कहते हैं। देखिए बेटा हम ले रहे हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहेंगे, जरा नाम से आप पहचानिए इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, नाम खुद बता रहा है। आइसो, आइसो का मतलब क्या है, सेम। अगर आप कोई प्रोसेस को कराओगे लेकिन आप टेम्परेचर रखोगे कांस्टेंट, किसी भी प्रोसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो, दैट प्रोसेस कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल क्या होता है, प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आप कोई भी प्रोसेस कराओगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ऐसी प्रोसेस को हम नाम क्या कहेंगे बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो dt होगा, dt टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ना तो छोटा चेंज आएगा, ना तो बड़ा चेंज आएगा। छोटे चेंज का वैल्यू, dt का वैल्यू 0 होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लाइकवाइज डेल टी का वैल्यू जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ना तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होगा, ना लार्ज चेंज इन टेम्परेचर होगा, दोनों का वैल्यू 0 होगा। उसके अलावा जब प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखेंगे बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो भी 0 होता है, और चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो भी किसके बराबर होता है? वो भी 0 के बराबर होता है। ना तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा, ना तो एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल एच इज इक्वल टू 0, और मैं यहां पे लिखूंगा बेटा डेल, यहां पे लिखेंगे बेटा डेल यू इज इक्वल टू 0, और यहां पे लिखूंगा मैं डेल एच इज इक्वल टू 0। कौन सा प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? जिस प्रोसेस को हम करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। dt का वैल्यू 0, डेल टी का भी वैल्यू 0 होगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें ना सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, ना एंथैल्पी चेंज होती है। इंटरनल एनर्जी को हम दिखा सकते हैं ऐसे, या तो du लिखेंगे या तो del u लिखेंगे, यह है इंटरनल एनर्जी चेंज, यह है एंथैल्पी चेंज। ना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ना ही एंथैल्पी में चेंज आता है। ऐसी प्रोसेस को हम नाम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें दूसरा प्रोसेस जो दिया है उसका नाम है बेटा, कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस किसको कहेंगे हम? इजी है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए बेटा एडियाबैटिक क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आप सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने देंगे। जिस प्रोसेस में आप सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने देंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड एन एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी ऑकर्स बिटवीन, प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, in which no exchange of heat energy occurs between system and surroundings, occurs between system and surroundings। जिस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ऐसी प्रोसेस को हम नाम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो Q का वैल्यू कितना होगा? दैट्स इक्वल टू 0। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री मस्ट बी इंसुलेटेड। तो ऐसे वाले सिस्टम में क्या होना चाहिए? जो इसकी बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री क्या होनी चाहिए? बाउंड्री मस्ट बी इंसुलेटेड, बाउंड्री होनी चाहिए इंसुलेटेड, इज इंसुलेटेड। इस बाउंड्री में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, बाउंड्री इज इंसुलेटेड। अब क्या इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग दो तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो हीट की फॉर्म में या तो वर्क की फॉर्म में। इस वाली प्रोसेस में हीट की फॉर्म में एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन वर्क की फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो डेल टी होगा, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, चाहे स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हो या लार्ज चेंज इन टेम्परेचर हो, डेल्टा टी, ये डेल टी जो होगा ये 0 के बराबर नहीं होंगे। आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ? यहाँ पे तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिस्टम और सराउंडिंग फिर भी एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ वर्क। उसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, सिस्टम का टेम्परेचर कम भी हो सकता है। तो डेल टी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और डेल्टा टी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा कौन सा? एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दो प्रोसेस के बीच में एक सिमिलैरिटी याद रखना, वो थोड़ा सा याद रखना कि अगर आप स्लोप निकालेंगे, चाहे एडियाबैटिक प्रोसेस हो या आइसोथर्मल प्रोसेस हो, जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप होता है, स्लोप जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो ऑलवेज ज्यादा होता है देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होता है। तो अगर मैं निकालूंगा स्लोप कितना होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इक्वेशन, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो ऑलवेज ज्यादा होता है गामा टाइम्स, गामा को नाम कहते हैं पॉइजनस रेशियो, CP/CV। खैर वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इट इज गामा टाइम्स ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वाला एक पॉइंट भी याद रखेंगे, हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन ये आपको पूछा जाएगा, बता किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा और एक पॉइंट इनके बारे में बताएंगे हम कि अगर ये इनके बारे में कभी ग्राफ पूछा गया तो ग्राफ को आप सॉल्व कैसे करेंगे, ग्राफ में दिखा दूंगा बेटा क्या करना है। तो ऐसे मैंने दिखा दिया एक, और ऐसे मैंने एक दिखा दिया, ठीक है बेटा। इनके बीच में आपको ग्राफ बनाना है,
प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, यहाँ से प्रेशर और यहाँ से वॉल्यूम दिखाया। अब अगर मैं ग्राफ दिखाऊंगा, मैं ग्राफ ऐसे दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट ए, मैंने पॉइंट ए से एक लाइन ऐसे दिखाई और एक लाइन पॉइंट ए से ऐसे दिखाई, इनका एरो ऐसे दिखाया, एरो ऐसे दिखाया, इसको लिखा मैंने पॉइंट ए, इसको लिखेंगे पॉइंट बी और इसको लिखेंगे बेटा पॉइंट सी, इसको लिखेंगे पॉइंट बी, इसको लिखेंगे पॉइंट सी। आपको बनाना है इन दो प्रोसेस में से आइसोथर्मल कौन होगा और एडियाबैटिक कौन होगा। क्या मैंने अभी रूल बोला था कि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप जो होता है वो ज्यादा होता है। जरा इन दो में से स्लोप बता किसका ज्यादा है, एसी का स्लोप ज्यादा है, एबी का स्लोप ज्यादा है, ए बी का स्लोप ज्यादा है। तो ए बी वाला जो ग्राफ इसमें बनेगा, ए बी जो बनेगा वो बनेगा बेटा एडियाबैटिक। क्या बनेगा बेटा, एडियाबैटिक बनेगा। लेकिन क्या बनेगा एडियाबैटिक, बेटा यहां से देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये तो ऐसे जा रहा है आगे आगे, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा इसको नाम कहते हैं एक्सपेंशन, तो इसको मैं बोलूंगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। या तो आप ऐसे बोलेंगे एबी इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो एसी वाला प्रोसेस है उसका स्लोप कम है, वो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, या तो आप उसको नाम लिखेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि वहां पे भी वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इसको पहचानने का और एक तरीका भी है, आप राइट हैंड ले लो, जो आप राइट हैंड का थंब है, थंब आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे, फिर आप इन फिंगर्स को राइट क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्लॉकवाइज ऐसे। क्या करोगे, जो राइट हैंड है उसका जो थंब है, थंब रखोगे कॉमन पॉइंट पे, तो कॉमन पॉइंट ये हो गया। फिर आप इन जो ये है ना आपके पास फिंगर्स, उनको कर्ल करोगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पहले लाइन आएगी, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप गए, पहले जो लाइन आएगी, पहली वाली लाइन होगी आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल, और ये बनेगा फिर कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस बनेगा। तो अगर ये ग्राफ भी आ गया कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक में बताओ ग्राफ क्या होगा, तब आप उस टाइम पे ऐसा ग्राफ बना सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था हमारा आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक को हमें डिफाइन करना था, तो ये हमने किया आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। उसके बाद क्या लिखा हो रहा है टर्म एंथैल्पी, समझाओ क्या होता है, व्हाट्स एंथैल्पी, डिफाइन करना है इसको। उसके अलावा क्या लिखना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इनको हमें डिफाइन करना है। तो अब हम पहले ले रहे हैं एंथैल्पी होता है क्या। जरा आप देखिए बेटा एंथैल्पी होता क्या है, यहां से हम निकाल लेंगे एंथैल्पी क्या होता है। देखिए बेटा हम लिखेंगे एंथैल्पी किसको बोलते हैं, एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी को हम दिखाते हैं एच से। एंथैल्पी किसको बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी एक एनर्जी होती है, एंथैल्पी इज एन एनर्जी। जैसे इंटरनल एनर्जी एक एनर्जी है, एंट्रोपी एक एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी एक एनर्जी है, हीट कैपेसिटी एक एनर्जी है। लाइकवाइज एंथैल्पी जो होती है वो भी एक एनर्जी होती है। इस एंथैल्पी का दूसरा नाम होता है हीट कंटेंट, ये याद रखना, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम जो होता है, हीट कंटेंट, उसको हम नाम कहते हैं बेटा एंथैल्पी। एंथैल्पी होता क्या है, इट इज द सम ऑफ किन का होता है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, एक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी उसका सम, इंटरनल एनर्जी, एंड वो दूसरी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं बेटा प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इसको हम नाम कहते हैं, कलेक्टिव में एक ही नाम कहते हैं एंथैल्पी। तो अगर मैं इस एनर्जी को लिखूंगा, आई विल राइट H इज इक्वल टू, H इज एंथैल्पी इज इक्वल P, एंथैल्पी इज इक्वल U इज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, मैं लिखूंगा बेटा PV। तो H जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, U प्लस PV। यही डेफिनेशन है कि एंथैल्पी होता है क्या है सर, ये दो एनर्जीज का सम होता है। कौन कौन सी एनर्जी, एक तो इंटरनल एनर्जी होती है और उसके अलावा और एक एनर्जी है जिसको नाम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इन दो एनर्जीज का ये सम होता है। सो एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV। अगर ये एंथैल्पी आ गया U प्लस PV, एंथैल्पी को मैं थोड़ा सा एक सिंपलीफाइड फॉर्म में लाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, अगर एंथैल्पी में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, या तो इंटरनल एनर्जी की वजह से या तो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी की वजह से। तो अगर मैं लिखूंगा ऐसे बेटा DH, चेंज इन एंथैल्पी, वो किसके बराबर आएगा, एक तो DU आएगा, उसके बाद में लिखूंगा D, और यहां पे लिखूंगा मैं बेटा PV, DPV, या तो इंटरनल एनर्जी में चेंज या तो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी में चेंज। अब बेटा यहीं पे आप याद रखना बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, आप लिख लेना बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करना है, जरा बेटा यहां बताओ P और V है, P को हमने क्या रख दिया कांस्टेंट, तो बताओ किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वॉल्यूम बनेगा ना वेरिएबल, तो dV बनेगा, तो इसको कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बनेगा PdV, तो मैं लिखूंगा DH इज इक्वल, वो किसके बराबर आएगा DU प्लस लिखूंगा बेटा PdV। ये मेरा इक्वेशन बनेगा, लेकिन ये इक्वेशन बनेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं
DH के बदले del H भी लिख सकता हूं. दिस इज स्मॉल चेंज, इसको इंटीग्रेट करेंगे इट बिकम्स लार्ज चेंज. तो आई कैन राइट del H जो होगा, मैं इसी के नीचे लिख लेता हूं बेटा इक्वेशन, कि इसका जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट इक्वेशन ऐसे बनेगा del H इज इक्वल, इसके बदले भी del लगा दो, del U प्लस लिखूंगा P del V. ये याद रखना, ये आपका इक्वेशन बनेगा, लेकिन किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट प्रेशर. इसमें दो वेरिएबल टर्म्स है, प्रेशर एंड वॉल्यूम. मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अब जो वेरिएबल टर्म है दैट्स वॉल्यूम, तो आई विल राइट यहाँ पे लिखूंगा मैं P del V. तो याद रखना बेटा कि अगर आपको एंथैल्पी आएगा, एंथैल्पी आप ऐसे लिख सकते हो. उसके अलावा और एक पॉइंट भी लिखेंगे बेटा कि जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी जो होता है H जो होता है बेटा, ये एक स्टेट फंक्शन होता है, वो हमने पहले ही डिफाइन किया कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. उसके अलावा हमने और एक टर्म भी बोला बेटा कि एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंथैल्पी होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी आप याद रखेंगे. उसके अलावा और एक पॉइंट याद रखेंगे, जब आप del H का वैल्यू निकालोगे, ये del H का वैल्यू निकालोगे, del H का वैल्यू जब भी आप निकालेंगे, अगर del H का वैल्यू आ गया नेगेटिव, इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक. ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर del H नेगेटिव आता है. तो और एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर del H पॉजिटिव होता है, del H अगर पॉजिटिव होगा, इसको हम नाम बोलेंगे बेटा एंडोथर्मिक. तो अगर del H का साइन, जब आप फॉर्मूला अगर इसको सॉल्व करेंगे, del H इज नेगेटिव इट इज एक्सोथर्मिक, del H इज पॉजिटिव इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक. उसके अलावा इफ del H इज इक्वल टू 0, अगर del H का वैल्यू 0 होगा, del H का वैल्यू 0 होता है, मैंने अभी इससे पहले बताया था, अगर del H का वैल्यू 0 होगा, प्रोसेस इज आइसोथर्मल. तो ये वाला प्रोसेस जो होगा, ऐसी प्रोसेस को हम नाम कहेंगे बेटा, कौन सा नाम, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको हम नाम कहेंगे. पहला एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दूसरा एंडोथर्मिक, थर्ड बनेगा आइसोथर्मल. तो एंथैल्पी को अगर आपको क्वेश्चन आएगा, आप एंथैल्पी को ऐसे डिफाइन कर सकते हो और इतना लिख सकते हैं. खैर मैंने तो ज्यादा ही दिखाया, आपको डिफाइन ही लिखा था, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी. तो इन दोनों को सम किया, ऐसे एक इक्वेशन लिख सकते हैं. एंथैल्पी के बारे में और चीजें इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूर पड़ेगा. एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इफ del H is negative exothermic, positive endothermic, del H 0, it's isothermal process. ये तो था बेटा आपका एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी बोला था. अब इसके दो टाइप्स हमें पूछे हैं कि इन दो टाइप्स को आप एक्सप्लेन करिए, दो टाइप्स के को भी डिफाइन करिए. एक तो है उसमें बेटा लिखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताइए क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होता है, इसका दूसरा नाम जो बोलते हैं, वो बोलते हैं बेटा इसका हीट ऑफ कंबशन. हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन. और इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे बेटा डेल लिखते हैं COMB और फिर लिखते हैं H. आप इसको C भी खाली लिख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए बेटा क्या, अगर आप 1 मोल ऑफ ए फ्यूल लेंगे, फ्यूल आपने कोई लिया, जैसे मीथेन लिया, कार्बन ले लिया, कोई और हाइड्रोकार्बन लिया विच कैन एक्ट एज ए फ्यूल, वो फ्यूल लेंगे, उसको आप कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे इन एक्सेस ऑफ एयर. कंप्लीट ऑक्सीडाइज करना है. जब आप कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करोगे तो वहां पे रिएक्शन होगा कंबशन. क्या होगा बेटा, कंबशन. अगर आप 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंबशन करोगे, कंप्लीट कंबशन, तब वहां से जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि कंबशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वहां पे जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का नाम ही है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. दोबारा बात बताऊंगा, अगर आप 1 मोल ऑफ ए फ्यूल लेंगे, उसको आप कंबशन करोगे, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट कंबशन मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे, इन एक्सेस ऑफ एयर बर्न करोगे, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तब वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी रिलीज इट इज टर्म्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. It is the amount of energy released. It is the amount of energy released. Energy कितनी release होगी? It is the amount of energy released when 1 mole of a fuel. When 1 mole, जब हम क्या लेंगे बेटा? When 1 mole of a fuel is burnt in excess of air. Is burnt in excess of air. या इसको मैं लिखूंगा बेटा इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इजी हो जाएगा. इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. उस एनर्जी जो वहां से रिलीज होगी, उसी एनर्जी का नाम क्या होता है, उसको हम नाम कहते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एक एग्जांपल से सपोर्ट कर लेते हैं हमारे आंसर को. देखिए बेटा क्या, अगर मैं कार्बन लूंगा, कार्बन सॉलिड होता है, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, और मैं इसमें ले रहा हूं बेटा ग्रेफाइट.
ये मैंने ग्रेफाइट ले लिया, ग्रेफाइट को मैं जलाऊंगा इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, O2 मैंने लिया ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। अब यहाँ से जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। अब ये वाला जो रिएक्शन है तो कंबशन है, कंबशन रिएक्शन का नेचर होता है इट इज एक्सोथर्मिक, तो यहाँ से एनर्जी इज रिलीज। तो अगर एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जो भी यहाँ से एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को मैं लिखूंगा बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसका वैल्यू होता है -393.5 किलो जूल पर मोल। इसी एनर्जी का नाम जो है ना, ये वाली जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, इसी को मैं नाम कहूंगा बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बेटा याद रहेगा, इसको नाम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन? When 1 mole of a fuel is completely burnt या completely oxidized, वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, that energy release is termed as enthalpy of combustion। अब इसमें एक पॉइंट आता है, वो याद रखेंगे बेटा, एक पॉइंट आता है जिसको हम नाम कहते हैं बेटा कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू या तो इसका दूसरा नाम होता है इट्स कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी, इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं, इसको ऐसे एन से दिखाते हैं। देखो कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरिफिक वैल्यू होता है जब वह, अगर आप इस फ्यूल का 1 ग्राम लेते, 1 ग्राम, जैसे कार्बन का कितना मास आपने यहाँ पे जलाया 1 मोल, 1 मोल का मास कितना होता है 12 ग्राम, जो कार्बन के 12 ग्राम कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे, इतनी एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर मैं आंसर निकालूंगा 1 ग्राम से कितनी एनर्जी निकलेगी, 1 ग्राम से जो एनर्जी निकलेगी दैट्स कॉल्ड कैलोरिफिक वैल्यू, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 gram of a fuel is completely oxidized, उस एनर्जी को नाम कहते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। और कैलोरिफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, या तो इसको बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन, और डिवाइड करेंगे बेटा मोलर मास। डिवाइड क्या करेंगे बेटा? मोलर मास। जब मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो, वहां पे आंसर कितना आया था किलो जूल पर मोल, हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज किलो जूल पर ग्राम। तो इसको मैं पढ़ूंगा नाम क्या बेटा? कैलोरिफिक वैल्यू, या तो बोलेंगे फ्यूल एफिशिएंसी, इसको हम नाम कहते हैं। तो कैलोरिफिक वैल्यू या फ्यूल एफिशिएंसी जो होता है वो हमें दिखाता है कि 1 मोल ऑक्सीडाइज होने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इसका यूनिट जो आएगा, अगर वहां पे किलो जूल में दिया है, यहाँ पे आएगा किलो जूल पर ग्राम। इसका यूनिट जो बनेगा, यूनिट बनेगा, इसको मैं यूनिट लिखूंगा बेटा किलो जूल पर ग्राम, एक यूनिट ये बनेगा। कभी कभार कैलोरीज में अगर दिया होगा तो किलो कैलोरीज पर ग्राम, ऐसा आंसर निकलेगा। जैसे आपको वहां से एनर्जी दी होगी वो एनर्जी आप यहाँ से लिखोगे। मोलर मास आपको निकालना आता है तो आप निकाल सकते हैं कैलोरिफिक वैल्यू भी, ठीक है। और एक फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है, कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा होता है? जिसका कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होता है। कैलोरिफिक वैल्यू जितना फ्यूल का ज्यादा होगा उतना फ्यूल अच्छा माना जाएगा, उतना उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो सबसे हायर एफिशिएंट फ्यूल जो होता है दैट्स हाइड्रोजन गैस, उसका कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो हमें पहला पॉइंट जो पूछा था वो पूछा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और दूसरा जो पॉइंट लिखा है दैट्स एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा पॉइंट लिखा है बेटा एंथैल्पी of neutralization, enthalpy of neutralization। देखिए enthalpy of neutralization क्या होता है बेटा? enthalpy neutralization को ऐसे लिखेंगे del NEUT, that is neutralization और H। enthalpy of neutralization क्या होता है? देखो बेटा enthalpy of neutralization क्या होता है? enthalpy of neutralization का मतलब है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जैसे enthalpy of combustion में हमने बोला एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किससे? 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस से। 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेना आपको, 1 इक्विवेलेंट ऑफ आपको बेस लेना, उनको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करना है, तब जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी उसी एनर्जी का नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको बेटा? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी, amount of energy released when, जिस टाइम पे क्या होगा बेटा 1 equivalent of an acid, when 1 equivalent of an acid is completely neutralized by, 1 equivalent of an acid is completely neutralized by, is completely neutralized by 1 equivalent of a base, neutralized by 1 equivalent of a base, 1 equivalent of a base। जब 1 equivalent of acid को completely neutralize करेगा 1 equivalent of a base, तब जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को हम नाम क्या कहते हैं बेटा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा नजर रखिए आप क्या, अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम ऐसे लेंगे, एसिड से आता है H+, हमने H+ लिया एक्वा सोल्यूशन में,
प्लस क्या लेंगे बेटा OH माइनस, OH माइनस आएगा बेस से, तो ये हम लिया हमने H प्लस एंड OH माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बना लेंगे वाटर। और जरा बेटा आप यहाँ देखिए, इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे, क्या यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 1, यहाँ पे भी कितना आएगा 1। अब इस रिएक्शन में आप देखो क्या है, H प्लस का इसका एन फैक्टर कितना है 1, इसका एन फैक्टर 1 होगा। अगर एन फैक्टर 1 होगा तो 1 मोल को 1 इक्विवेलेंट भी बोलते हैं उस टाइम पे। तो मैं ऐसे कहूंगा ना 1 मोल ऑफ H प्लस कंबाइन विद 1 मोल ऑफ OH माइनस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। या तो मैं ऐसे बताऊंगा बेटा कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कंबाइन हुआ 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस से, तो इसका 1 इक्विवेलेंट जो है, इसका 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आपस में कंबाइन हुआ है, और यहाँ से बना क्या बेटा 1 मोल ऑफ वाटर। तब यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस के 1 इक्विवेलेंट ने OH को न्यूट्रलाइज किया, OH के 1 इक्विवेलेंट ने H प्लस को न्यूट्रलाइज किया, और वहां से एनर्जी निकलेगी। अब जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी उसी एनर्जी का नाम है बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और उसका वैल्यू होगा -57.2 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अगर वाटर का 1 मोल बनेगा तब उतनी एनर्जी जरूर और जरूर निकलनी चाहिए, इतनी रिलीज होनी चाहिए। आई बेटा आपको बात समझ, उसी एनर्जी का नाम है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब एक चीज याद रखेंगे बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया आपने और क्या लिया आपने बेटा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आप इनके बीच में रिएक्शन कराओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग वो भी स्ट्रॉन्ग, तब याद रखना बेटा कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू होगा -57.2 किलो जूल पर मोल। तो इसका वैल्यू इतना जरूर निकलेगा, लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरा एक पॉइंट याद रखेंगे, इफ आइदर एसिड और बेस, इफ आइदर एसिड और बेस, या तो एसिड या तो बेस, और बोथ या तो दोनों होंगे, और वीक, मतलब आपने एसिड बेस का रिएक्शन करवाया, न्यूट्रलाइजेशन तो करवाना ही पड़ेगा, एसिड बेस के रिएक्शन करवाना ही पड़ेगा। अगर आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएं और दोनों में से एक वीक है, या तो एसिड वीक है या तो बेस वीक है, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग लेना है, स्ट्रॉन्ग ही लेना है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, दो में से या तो दोनों वीक है, तब उस टाइम पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, उस टाइम पे याद रखना जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा डेल एन एच जो होगा, उसका वैल्यू जो होगा वो होगा लेस देन, वो कम निकलेगा। किससे कम निकलेगा बेटा 57.2 किलो जूल पर मोल। जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा उसका वैल्यू इससे कम हो जाएगा। बताओ कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए, 57.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलनी चाहिए। लेकिन अगर दो कंपोनेंट्स में से, एसिड या बेस में से एक कंपोनेंट वीक है या दोनों कंपोनेंट्स वीक है, तब जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा उसका वैल्यू कम होगा, एनर्जी आपको उतनी नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। किससे कम मिलेगी 57.2 किलो जूल से आपको एनर्जी कम मिलेगी। अब वो जो कम आपको एनर्जी मिली वो इसलिए आपको एनर्जी मिली क्योंकि उसमें जो एक कंपोनेंट है या दोनों कंपोनेंट वीक है। अब जो एनर्जी आपको कम मिली, आप मान लो ऐसे आपको 60 जूल किलो जूल एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मिल रही है 40। जरा आप सोचिए, अगर आपको 57.2 किलो जूल एनर्जी मिलनी चाहिए थी, हमें सिर्फ मिल रही है 40, तो अगर हमें 40 मिली इसका मतलब क्या है कि जो बाकी एनर्जी गायब हो गई वो एनर्जी यूज हो गई वीक कंपोनेंट को तोड़ने के लिए। या तो वीक एसिड टूटेगा उस एनर्जी से, या तो वीक बेस टूटेगा, या तो अगर दोनों वीक है तो दोनों टूटेंगे इस एनर्जी से। तो ऐसा क्यों होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना कम होगा, इसका वैल्यू क्यों कम आएगा, इसको याद रखना, बिकॉज सम एनर्जी इज यूज्ड, because some part of energy used, energy is used in dissociation or in ionization of weak component, in ionization of weak component, in ionization of weak component। जो some part of energy होगी वो यूज हो जाएगी क्या करने में, जो weak component होगा उसको आयनाइज करने में some part of energy यूज हो जाएगा। इसी को हम नाम कहते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो अगर अब मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल से सपोर्ट करूंगा इसको, तो एग्जांपल से ऐसे सपोर्ट करेंगे। जरा बेटा मैंने HCl ले लिया, HCl ले लिया और NaOH ले लिया, बताओ दो में से कौन स्ट्रांग है? सर दोनों तो स्ट्रांग है, ये तो स्ट्रांग एसिड है और ये क्या होगा बेटा स्ट्रांग बेस होगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा डेल NH, दैट वुड बी इक्वल टू -57.2 किलो जूल पर मोल। लेकिन दोनों जब स्ट्रांग होंगे, अगर मैं ऐसे करूंगा दूसरा कॉम्बिनेशन लूंगा CH3COH, ये तो वीक एसिड होता है, ये तो वीक एसिड है,
और यहां से मैं रखूंगा बेटा NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना निकलेगा जितना निकलना चाहिए? नहीं, इट विल बी लेस देन -57.2 किलो जूल पर मोल। अब मैं अगर आपको एनर्जी का वैल्यू बताता, फॉर एग्जांपल हमें कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी? 57.2। अब मान लो हमें सिर्फ 50 मिल गई, तो अगर 50 मिल गई कितने कम पड़ गए? 7.2। 7.2 किसके काम आ गया? ये जो वीक वाला कंपोनेंट है इसको तोड़ने के काम आएगा। दैट्स वाई कि हमें जो एनर्जी मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि कुछ पार्ट अंदर ही यूज हो रहा है, किसको तोड़ने के लिए? जो वीक वाला कंपोनेंट होगा उसको तोड़ने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आप डिफाइन करिए। देखिए हमारा जो इसके बाद इसी क्वेश्चन में और एक पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है? हमें डिफाइन करना है सेकंड लॉ, हमें डिफाइन करना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम फर्स्ट लॉ भी ले लेंगे, लेकिन इनका डेफिनेशन, फर्स्ट लॉ का एक लंबा क्वेश्चन आएगा आपका, तो सेकंड एंड थर्ड लॉ जो होगा उनके ब्रीफ डेफिनेशंस आता है, तो वो देखेंगे। तो हमें सीखना है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और हमें सीखना है बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करना है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वो हम लिखेंगे बेटा। मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या कहता है? तो देखिए बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हम कोई, देखिए बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर हम कोई प्रोसेस करवाएंगे, कोई भी प्रोसेस करवाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस जो होना चाहिए दैट शुड बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर हम कोई प्रोसेस करवाएंगे लेकिन वो प्रोसेस क्या होना चाहिए बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी वो बढ़ जाएगी। अगर आप जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कराएंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को नाम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, या नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज बढ़ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या लिखा है? इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, in the course of every spontaneous reaction, या every spontaneous process में लिखूंगा rather, every spontaneous process, in the course of every spontaneous process the entropy of universe always increase। the entropy of, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, नेट एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होगी वो ऑलवेज क्या हो जाएगी? वो ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगी, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, नेचुरल प्रोसेस होगा, जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होगी वो ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डेल एस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, जो एंट्रोपी में चेंज यूनिवर्स होगा दैट इज ग्रेटर देन जीरो। जब भी डेल एस यूनिवर्स होगा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है जो प्रोसेस हुआ होगा वो होगा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसमें जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो इंक्रीज हुई होगी, वो बढ़ गई होगी। तो जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है। यह स्पॉन्टेनियस है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो ये चीज आप याद रखेंगे, इट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम यहां से लिखेंगे बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इनके डेफिनेशंस ही आएंगे बेटा, अगर आ भी गए तो बाकी कोई नया सा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है इनका, बस सिंपल में याद रखना। हाँ फर्स्ट लॉ को आपको पूरे डिटेल में पूछेंगे, उसके मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे करना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर हम एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड लेंगे, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दो टाइप्स होते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अगर हम परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड लेंगे, उसकी जो एंट्रोपी होगी एट 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर लेना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने 0 ले लिया और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, तब उसकी जो एंट्रोपी होती है वो हम लेते हैं 0, इज टेकन टू बी 0। तो हम क्या लिखेंगे? एट एब्सोल्यूट 0, at absolute zero, absolute zero means 0 Kelvin, that is 0 Kelvin, 0 Kelvin, the entropy of a perfectly crystalline solid, the entropy of a perfectly crystalline solid, perfectly crystalline solid is taken as 0, crystalline solid is taken as 0, उसको हम क्या लेते हैं बेटा? is taken as 0। ये आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट याद रखना कि जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर,
उसको हम जीरो के बराबर लेते हैं, इज टेकन टू बी जीरो। तो ये चीज आप याद रखना कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी का वैल्यू उस टाइम पे जीरो लिया जाता है। तो ये था बेटा हमारा जो पार्ट 1 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसमें हमने बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन किया, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल भी देख लिए। तो नेक्स्ट डिस्कशन में जब आएंगे तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझाऊंगा, एंट्रोपी हम पढ़ लेंगे, एंट्रोपी का क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, और उसके अलावा हम और भी थोड़ी एक दो हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, वो चीजें हम इसमें लेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस वाले पार्ट का। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे वाला पार्ट लेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।